बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और कल की एपिसोड देख के बहुत खुश हुए होंगे। तो जी स्टार्ट करते हैं आज की केस को। तो जी ये नावल है जाले जासूस भाई मजहर कलीम इमरान सीरीज़ है और ये इसका हिस्सा 2 है और एपिसोड नंबर 8 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह ये फिर बेहोश हो गए। 11:30 ने कहा इसे ओवर स्पीड दो, ये 4 मील के दायरे में आ जाए, फिर मैं देखूंगा कि ये कप्तान और उसके साथी कैसे जिंदा बचते हैं। वनुफ ने चीखते हुए कहा और 11:30 ने स्पीड वाली नाप को जोर से घुमा दिया और आब्दुल एकदम रफ्तार पकड़ गई। लेकिन कप्तान अपने साथियों को अंदर खींचे चला जा रहा था और जब उसके तमाम साथी अंदर पहुंच गए तो उसने रस्सी कमर से खोली और निचले कमरे की तरफ लपका। और सिर्फ 100 मीटर का फासला रह गया, काश ये फासला जल्द गुजर जाए। 11:30 ने घबराए हुए लहजे में कहा, मगर कप्तान ने उसकी तवक्को से कहीं ज़्यादा तेज था। इससे पहले कि तेज रफ्तार आब्दुल दौड़ती हुई फाती दायरे के अंदर दाखिल होती, उस कप्तान ने एक बार फिर आउट कंट्रोल का हैंडल नीचे कर दिया और वो एक बार फिर बेबस होकर रह गए। अब सिवाय वो अंदरूनी मंजर देखने के और कुछ ना कर सकते थे। फिर उन्होंने कप्तान को आब्दोस को मुड़कर वापस ले जाते देखा। उनके होंठ भिंच गए। काश ये चंद लम्हे और हैंडल ना दबाता तो फिर मैं इस कप्तान के बच्चे को देखता। 11:30 ने बड़ी बेबसी से ऊँट चबाते हुए कहा, हाँ काश ऐसा हो जाता। एक बार आब्दोस हिफाजती दायरे में आ जाती तो ये खुद ब खुद ही हलाक हो जाते। वनुफ ने सर हिलाते हुए कहा। कप्तान ने बेहोश भरे हुए गोताखोर का लिबास उतारा और फिर वो उसे उठाते हुए ऊपर वाले हिस्से में आया और उसने उसे बाहर पानी में धकेल दिया। उसे बाहर धकेलने के बाद उसने ढक्कन बंद करके उसे अंदर से लॉक कर दिया। ओ ये हमारा आदमी तो खत्म हो जाएगा, पानी ऐसा ऐसा उसके पेट में उतर जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा ये जिंदा रहेगा। 11:30 ने कहा, मरने दो अहमद को, तुम इस आब्दोस का कुछ करो। वनुफ ने वसीले लहजे में कहा, यही किया जा सकता है। यहाँ से दूसरे आब्दोस भेजी जाए जिसमें मुसल्लह अफराद हों, उसके बंदे में जाकर उसका कंट्रोलिंग सिस्टम बेकार कर दें, तभी आब्दोस रुक सकती है, बाद में उस पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। 11:30 ने कहा, तो क्या सोच रहे हो, जल्दी करो। और ये लोग आब्दोस समेत निकल गए तो समझो हम सब मारे जाएंगे। वनुफ ने चीखते हुए कहा और 11:30 ने इंटरकॉम का बटन दबाकर आब्दोस सेक्शन को हिदायत देनी शुरू कर दी। और फिर चंद लम्हों बाद पानी में 2 आब्दोसें नजर आई जो तेजी से पहले वाले आब्दोस की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। उधर कप्तान अपने साथी को होश में लाने की कोशिश में मसरूफ था। वो उनके नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर देता और चंद ही लम्हों बाद उनके जिस्म तरफ कर हरकत में आ जाते। और ये शख्स खतरनाक हद तक ज़हीन है। गैस से बेहोश अफराद को होश में लाने का यही वाहिद तरीका, वरना इंजेक्शन के जरिए उन्हें होश दिलाया जा सकता है। वनुफ ने बड़बड़ाते हुए कहा। सबको होश में ले आने के बाद कप्तान तेजी से सीढ़ियाँ उतरता हुआ कंट्रोल रूम में चला गया और उसके साथी भी लड़खड़ाते हुए नीचे जाने लगे। इधर दोनों आब्दोसें इंतहाई रफ्तार से सेटपिंग आब्दोस की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। हेटपिंग आब्दोस की रफ्तार चूँकि इतनी ज़्यादा ना थी, इसलिए वो तेज़ी से उसके नज़दीक होती जा रही थी। कप्तान ने नीचे जाते ही तेज़ी से एक मशीन का बटन ऑन किया और मशीन में से एक सिलेंडर बाहर निकल आया और कप्तान तेज़ी से खानों में रखे हुए बक्सों की तरफ बढ़ा। उसने बक्स खोलकर उसमें से भरे हुए बम निकालने कर उस सिलेंडर में डालने शुरू कर दिए। क्या कर रहा है ये? एटॉमिक बम फायर करना चाहता है। अरे इसे रोको, ये तो सब कुछ तबाह कर देगा। उसने बुरी तरह बुखलाए हुए लहजे में कहा। और 11:30 की आंखें भी खौफ से बढ़ती चली गई। इस बात का तो उन्हें ख्याल तक ना आया था कि ऐसा भी हो सकता है। इसलिए में दोनों आब्दोसें कप्तान वाले आब्दोस के करीब पहुँच गई और फिर उसमें से 4 गोताखोर निकले और तेज़ी से पहले आब्दोस को की वाडी से चिमटते चले गए। वो आब्दोस के साथ चिमटे हुए नीचे जा रहे थे। ख़त्म कर दो इसका कंट्रोल, ख़त्म कर दो। 11:30 ने यूँ चीखते हुए कहा जैसे इसकी आवाज़ इन गोताखोरों तक पहुँच रही। उधर कप्तान ने 4 बम सिलेंडर में डालकर सिलेंडर को दोबारा मशीन में दाखिल किया और खुद एक कंट्रोल पैनल पर खड़ा हो गया। लेकिन दूसरे लम्हे आब्दोस को एक ज़ोरदार झटका लगा, फिर इसकी स्पीड घटती चली गई। जिंदाबाद जिंदाबाद, कंट्रोल वायर तोड़ दी गई। जिंदाबाद, बड़ा बर वक्त काम हो रहा है। 11:30 ने खुशी से उछलते हुए कहा और वनुफ की फटी हुई आंखें और बिगड़ा हुआ चेहरा तेजी से बहाल होने लगा। अब खतरा खत्म हो चुका था। अब ये आब्दोस बेदरर से कश्ती का रूप धार चुकी थी। ना ही इसमें से फायर हो सकता था, ना ही अब ये चल सकती थी। अब तो उसे खींच कर ही वापस आया जा सकता था। और फिर इसी लम्हे उन्होंने पहले आब्दोस के पैंदे से गोताखोरों को बाहर निकलते देखा। उनमें से एक ने बड़ी फुर्ती से अपनी कमर से बंधी हुई नायलॉन की मजबूत रस्सी निकाली और उसे आब्दोस की बैरूनी हुक से बांधकर उसने उस रस्सी का दूसरा सिरा अपनी आब्दोस के हुक से बांध दिया। और उसके साथ ही उनमें से एक ने एटमिक आब्दोस पर चढ़कर उसका ढक्कन बाहर से लॉक कर दिया। वेरी गुड, ये लोग बेहद जहानत से काम कर रहे हैं। वनुफ ने और 11:30 दोनों ने बेक ज़बान होकर दाद देते हुए कहा। गोताखोर दोबारा अपने आब्दोस में दाखिल हुए और फिर आब्दोस जिसके साथ एटमिक आब्दोस बंधी हुई थी तेजी से जजीरे की तरफ बढ़ने लगी और एटमिक आब्दोस रस्से से बंधी हुई ही इस आब्दोस के पीछे खींची चली आई, जबकि दूसरे आब्दोस उस आब्दोस की तरफ बढ़ गई जिसे पहले भेजा गया था ताकि उसे भी बांध कर या चलाकर वापस जजीरे में ले आया जाए।
एवानूफ और 11:30 दोनों की नज़रें अब स्क्रीन पर जमी हुई थी। उन्हें हर लम्हे यही खतरा था कि हिफाजती दायरे में पहुंचने से पहले ही वो शैतान सिर्फ कप्तान को नया चक्कर न चला दे। जैसे जैसे आप दोनों हिफाजती दायरे के करीब आती चली जा रही थी, दोनों के दिलों की धड़कनें तेज होती जा रही थी। वो एक एक लम्हा गिन कर गुजार रहे थे और फिर जैसे ही दोनों आप दोनों हिफाजती दायरे में दाखिल हुए, वो दोनों बेइख्तियार अपनी अपनी कुर्सियों से उछलकर खड़े हो गए। अब हम जीत गए, खुदा की पनाह, क्या अज़ाब बन गए थे ये लोग, दोनों ने खुशी से उछलते हुए कहा। और अगर उन्हें अपने माता-पिता का ख्याल ना होता तो वो शायद खुशी के मारे नाचना शुरू कर दें। उन लोगों को आपदों से निकाल कर डार्क रूम में पहुंचा दो, मैं अपने हाथों से उनकी बोटियां उड़ा दूंगा। एवानूफ ने आंखें झपकते हुए कहा। बेहतर बात वैसे ये लोग बेहद खतरनाक, इनसे उन्हें आपदों में मफलूज किया जाएगा, तभी ये काबू में आएंगे। 11:30 ने कहा और फिर वो उठकर तेजी से भागता हुआ ऑपरेशन रूम के सेफ्टी डोर की तरफ भागता चला गया। इमरान ने 4 खतरनाक बमों को सिलेंडर में डाला और फिर सिलेंडर को ऑपरेटिंग मशीन में फिट करके वो कंट्रोलिंग पैनल के सामने जाकर खड़ा हो गया, जबकि उसके साथी कमरे में खामोश खड़े सब कार्रवाई देख रहे थे। अब एक ही सूरत है कि ये चारों बम जजीरे पर फायर कर दिए जाए, इनसे यकीनन जजीरे में तबाही फैल जाएगी और एक बार फिर मसनूई इंसान बनाने वाला कारखाना खुदकार कारखाने का सिस्टम तबाह हुआ तो उसकी हर मशीनरी खुद ब खुद तबाह होती चली जाएगी। इमरान ने कंट्रोल पैनल के बटनों की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, मगर इससे पहले कि वो कोई बटन ऑन करता या कोई उसकी बात का जवाब देता, अचानक अब्दुल को एक जोरदार झटका लगा और वो सब बुरी तरह लड़खड़ा गए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को गिरने से बचाया। झटका लगते ही अब्दुल की रफ्तार एकदम खत्म होती चली गई और उसके साथ ही कंट्रोल पैनल के तमाम बल्ब बुझ गए और डायलों पर थरथराती हुई सुइयां ताकत हो गई। अरे ये क्या हुआ, इमरान ने चौंकते हुए कहा और फिर उसने तेजी से पैनल के मुख्तलिफ हिस्सों को चेक करना शुरू कर दिया, मगर बेसुध वो सब इस तरह साकित थे जैसे उनमें से रूह खींच ली गई हो। पैनल के दरमियान मौजूद स्क्रीन भी तारीख हो चुकी थी, इसलिए वो बैरूनी सिचुएशन भी चेक ना कर सकता था। वो चंद लम्हे तो पैनल को चेक करता रहा, फिर वापस मुड़ा और तेजी से देखता हुआ ऊपर वाले हिस्से की सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। आप तो अब साकित हो चुकी थी और इस तरह डोल रही थी जैसे वो आम सी कश्ती हो। ऊपर वाले हिस्से पर चढ़ने के बाद वो उछलकर ढक्कन के करीब पहुंचा। उसने उसका लॉक खोलकर लीवर घुमाया ताकि ढक्कन खोलकर वो बाहर निकल सके, मगर लीवर घुमाने के बावजूद ढक्कन ना खुला तो वो एक तोइल सांस लेता हुआ नीचे उतर आया। ढक्कन को बाहर से लॉक कर दिया गया था और अब वो अब्दुलनुमा कैदखाने में बुरी तरह महसूर होकर रह गए थे। उसके सब दूसरे साथी भी उसके पीछे ऊपर आ गए थे। अब अब्दुल एक बार फिर हरकत में आ गए, लेकिन उसके रफ्तार में खासी कमी थी और यूँ लगता था जैसे उसे खींचा जा रहा हो। क्या हुआ इमरान साहब? सफदर ने तशवीश भरे लहजे में पूछा। मेरा ख्याल है कि बाहर से इसका कंट्रोल पैनल ऑफ कर दिया गया और ढक्कन भी लॉक कर दिया गया। अब सब लोग मरने मारने के लिए तैयार हो जाए, अब वो हमें एक लम्हा भी जिंदा रखने के लिए तैयार ना हो गए। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, मगर हमारे पास वो असलहा भी नहीं है। तनवीर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, मोमिन हो तो बेतक भी लड़ता है सिपाही। इमरान ने बाकायदा मसला पढ़ते हुए कहा और तनवीर दांत बेंच कर रह गया। सुनो सफ्तर, नीचे गोताखोरों का लिबास मौजूद है जिसके साथ गैस मास्क भी है, तुम वो पहन लो और किसी मशीन की आड़ में छुप जाओ। हो सकता है कि हमें बाहर निकालते वक्त वो तादाद पर ज़्यादा तवज्जो ना दें, इस तरह तुम उनकी नज़रों से रह जाओगे। हमारी बात तुमने खुफिया तौर पर इससे बाहर निकलना और फिर जैसी भी हालत देखना अमल कर डालना। अगर तुमने अक्लमंदी से काम लिया तो हो सकता है कि हम एक बार फिर सिचुएशन बदलने में कामयाब हो जाए। इमरान ने सफदर से मुखातिब होकर कहा, ठीक है। सफदर ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा और फिर वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर कर नीचे चला गया, जबकि इमरान और उसके साथी ऊपर वाले हिस्से में ही रह गए। आदत काफ़ी देर तक हरकत में रहने के बाद आखिरकार एक झटके से आहिस्ता होती चली गई और चंद लम्हों बाद वो साकित हो गई। इमरान ज़हनी तौर पर अब हर किस्म के इक़दामात के लिए तैयार हो चुका था। इमरान साहब पैनल काम करने लगा है। अचानक नीचे से सफदर की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी और इमरान उछलकर नीचे की तरफ दौड़ा। उसने सीढ़ियाँ से उतरने की बजाय नीचे छलांग लगा दी। सफदर एक बड़ी सी मशीन और आबदोस की दीवार के दरमियान रुकने में छुपने की कोशिश में मसरूफ था। उसने गोताखोरी का लिबास और गैस मास्क पहन रखा था। इमरान दौड़ता हुआ पैनल के तरफ बढ़ा, मगर पैनल के करीब पहुंचे उसके जिस्म को झटका से लगा। उसे यूँ महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म से हर किस्म की ताकत एकदम खींच ली गई हो। इमरान चंद लम्हे डोलता रहा, फिर घुटनों के बल फर्श पर गिरता चला गया। उसका तमाम जिस्म बेहस व हरकत हो गया था। इमरान के बाकी साथियों को भी यही असर हुआ था। उनमें से कुछ तो ऊपर वाले हिस्से में ढेर हो गए थे और कुछ निचले हिस्से में। अब वो सिर्फ सुन सकते थे, देख सकते थे, सोच सकते थे, लेकिन नहीं बोल सकते थे और ना हरकत कर सकते थे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके पूरे जिस्म पर फालिश का हमला हो गया। और फिर उन्होंने चंद लम्हों बाद आबदोस का ढक्कन खुलने की आवाज़ सुनी।
और फिर लोगों के अंदर कूदने की आवाज़ सुनाई देने लगी। इन सबको उठा ले चलो और देखो नीचे भी उनके साथी होंगे, उन्हें भी उठा कर ले आओ, जल्दी करो। अचानक एक चीखती हुई आवाज़ ऊपर वाले हिस्से में सुनाई दी और फिर चंद अफराद धड़ाधड़ नीचे उतर आए। उन्होंने झपट कर इमरान और उसके 2 साथियों को, जो निचले हिस्से में मफलूज पड़े थे, उठाकर कंधों पर लादा और इधर उधर देखते हुए ऊपर चढ़ते चले गए। ऊपर एक लंबा तिरंगा आदमी हाथ में मशीन गन उठाए खड़ा था। और तो कोई नहीं है नीचे? उसने बड़े तहकुमाना लहजे में पूछा। नहीं जनाब, यही 3 पड़े हुए थे, हमने अच्छी तरह देख लिया। उस आदमी ने जवाब दिया जिससे इमरान को उठाया हुआ था। ओके, इन्हें उठाकर डॉक्टरों में पहुंचा दो, उस आदमी ने कहा और वो लोग ढक्कन से निकल कर बाहर आ गए। ये एक बड़ा सा कमरा था जिसके फर्श पर आबजोत मौजूद थी और पानी इसके नीचे से गायब था। इमरान की नज़र हर चीज़ का तफसील से जायजा ले रही थी। इस कमरे से निकल कर वो एक राहदारी में आए और फिर दूसरी राहदारी में मुड़ कर वो एक दरवाजे के सामने रुक गए। उनके रुकते दरवाज़ा खुला और वो उन्हें लिए हुए अंदर दाखिल हो गए। एक काफ़ी बड़ा कमरा था जिसकी दीवार के सामने पुराने दौर के तशद्दुद के आलात नस्ब थे। इमरान को यूँ महसूस हुआ जैसे वो शहंशाह रूम के दौर के हुकूमत खाने में पहुँच गए हों। इमरान के बाकी साथी वहाँ पहले ही मौजूद थे। उन्हें फर्श पर ही लिटा दिया गया था और फिर उन्हें उठाकर ले आने वाले बारी बारी बाहर निकलते चले गए। इस हुकूमत खाने में 4 अफराद मशीन गनों से मुसल्लह दीवार के साथ साकित जामिद खड़े थे। उनके हाथों में पकड़ी हुई मशीन गनों का रुख उन्हीं की तरफ था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और एवानूफ और 1130 अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे कामयाबी की रोशनी से जगमगा रहे थे, आंखों में फतह की चमक थी। उन दोनों के अंदर आते ही मशीन गन बरादर मुस्तैद हो गए। वो दोनों दीवार के साथ रखी हुई 2 कुर्सियों पर बैठ गया। मनूफ की नज़र फर्श पर बेहिस्सो हरकत पड़े हुए इमरान के चेहरे पर जमी हुई थी। तुम कौन हो? अपनी असलियत बताओ। तुम कासमुल चार्ज के कप्तान नहीं हो सकते। मनूफ ने घराहट अमेज लहजे में इमरान से मुखातिब होकर कहा। अब जाहिर है इमरान क्या जवाब देता। वो बोल तो सकता ही ना था, सिर्फ देख और सोच सकता था। ये बोल नहीं सकता जनाब, इसकी ज़बान मफलूज है। करीब बैठे हुए 1130 ने जवाब देते हुए कहा। ओ मगर मैं इसकी असलियत जानना चाहता हूँ। इवानोफ ने कहा। तो उसे किसी चीज़ से बांध देते हैं, फिर एंटी एस्पेंडा गैस का इंजेक्शन लगा देते हैं, ये ठीक हो जाएगा। 1130 ने कहा। नहीं, ये बेहद खतरनाक है, इसका कोई और हल सोचा। इवानोफ ने सर हिलाते हुए कहा और वो शायद इमरान से ज़हनी तौर पर बेहद खौफजदा था। मेरा ख्याल है बॉस, उसे रोलिंग मशीन से बांध दिया जाए, इस तरह ये कोई हरकत भी ना कर सकेगा और अगर उसे अपनी असलियत ना बताई तो उस मशीन के जरिए मालूम की जा सकती। 1130 ने तजवीज़ पेश करते हुए कहा। ओह ये ठीक है, ऐसा ही करो। इवानोफ ने चौंकते हुए कहा और 1130 के इशारे पर उन मशीन गन बरादरों ने आगे बढ़कर फर्श पर पड़े हुए इमरान को उठाया और रोलिंग मशीन के बड़े से पहिए पर लिटा दिया। ये मशीन एक बहुत बड़े गोले की सूरत में थी और यह गोला लोहे की मजबूत सलाखों से बनाया गया था। उसके साथ ही एक मशीन नस्ब थी जिसके ऊपर उस गोले नुमा चक्कर के दरमियान बेशुमार जंजीरें गरारियों पर चढ़ी हुई थी और दोनों अतराफ पर बड़े बड़े हैंडल लगे हुए थे। इमरान को इस चक्कर पर लिटाकर उसके दोनों हाथ ऊपर चक्कर की एक सलाख के साथ लटके हुए फौलादी करों में डालकर कस दिए गए और इस तरह उसके पैर भी नीचे एक सलाख के साथ मुंसलिक कर दिए गए। अब इमरान पुश्त के बल इस चक्कर की सलाखों के ऊपर बंधा हुआ था। उसके हाथ और पैर फौलादी करों में मुकीद किए गए थे, इसलिए उनके तोड़ने का सवाल ही पैदा ना होता था। और फिर 1130 के इशारे पर एक आदमी ने एक कोने में पड़ा हुआ बैग खोला। उसमें से एक सिरिंज बाहर निकली जो पहले ही सुर्ख रंग के महलूल से भरी हुई थी। फिर महलूल इमरान के बाजू में इंजेक्ट कर दिया गया। महलूल का इंजेक्ट होते ही इमरान को यूँ महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म में हरारत और ज़िंदगी दौड़ती चली गई है। उसका मफलूजपन ख़त्म हो गया और चंद लम्हों बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया। इमरान इस चक्करनुमा तशद्दुद के कदीम आले से पूरी तरह वाकिफ़ था। उसे मालूम था इस चक्कर के 2 हिस्से हैं और दोनों अलग-अलग हैंडलों की मदद से हरकत में लाए जाते हैं। इसका तरीकाकार इस तरह होता है कि आधा चक्कर नीचे की तरफ घूमता है, बाकी आधा चक्कर ऊपर की तरफ हरकत करता है। इस तरह इंसान का जिस्म जो इस चक्कर के दोनों हिस्सों के ऊपर आधा आधा बंधा होता था, बैक वक्त ऊपर और नीचे की तरफ खिंचता था और आदमी के जिस्म में मौजूद एक रग टूट जाती थी। तशद्दुद का इंतहाई होलनाक तरीका था और बड़े से बड़े मजबूत असाब का मालिक भी चंद ही लम्हों में ची बोल जाता था। इमरान को चक्कर के साथ बांधने के बाद तो आदमी मशीन के दोनों अतराफ में मौजूद हैंडलों के करीब खड़े हो गए। अब ये ठीक हो गया है बॉस, 1130 ने इवानोफ से मुखातिब होकर कहा। हाँ तो अब अपनी असलियत बता दो वरना एक लम्हे में तुम्हारे जिस्म की एक रग टूट जाएगी। इवानोफ ने इंतहाई तहकुमाना लहजे में इमरान से मुखातिब होकर कहा। मेरी असल बहुत ऊंची, इतनी ऊंची कि तुम सुनोगे तो बेहद हैरान हो जाओगे।
इमरान ने बड़े मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा, फिर जल्दी बताओ, मेरे पास ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं है। यवानुफ ने बढ़ाते हुए कहा, अगर कहो तो अपनी असल के साथ साथ तुम्हारी असल भी बता दो। इमरान ने जवाब देने की बजाय कहा, बकवास मत करो, मेरे सवाल का जवाब दो। यवानुफ ने गुस्से से धारते हुए कहा, तो सुनो यवानुफ, मेरा बाप आदम था और माँ हव्वा, और तुम्हारा बाप शैतान था और तुम्हारी माँ शैतानियत। क्यों पता चला असलियत का? इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यू शट अप, नॉनसेंस, मैं तुम्हारी एक एक बोटी अलग कर दूंगा, तुम्हें मेरे साथ मजाक करना महंगा पड़ेगा। यवानुफ ने गुस्से की शिद्दत से कुर्सी से खड़े होते हुए कहा। उसकी आंखें जल उठी थी और चेहरा बिगड़ गया था, चक्कर चला और उसकी रग रग तोड़ दो। यवानुफ ने चिपकर हैंडलों के करीब करीब आदमी से मुखातिब होते हुए कहा, और उन्होंने तेजी से हैंडल संभाल ली और दूसरे लम्हे उन्होंने हैंडलों को घुमाना शुरू कर दिया। हैंडलों के घूमते गरारियों पर चढ़ी हुई बड़ी बड़ी जंजीरें होलक आवाज़ में खरखराने लगी और इमरान के जिस्म को एक झटका सा लगा और उसका निचला जिस्म नीचे की तरफ, ऊपर वाला जिस्म ऊपर की तरफ खिंचता चला जा रहा था और उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे भी उसका जिस्म दरमियान से दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। जंजीरें मुसलसल खरखरा रही थी और इमरान को यूँ महसूस हो रहा था जैसे उसकी रग रग में आग भड़क उठी हो। तकलीफ लम्हा व लम्हा शदीद से शदीदतर होती चली जा रही थी। उसके पूरे जिस्म ने पसीना उगलना शुरू कर दिया था। उसका जी बेखतर चीखें मारने को चाह रहा था, लेकिन इमरान ने जबरन अपने आप को कंट्रोल में रखा हुआ था और उसने आंखें बंद कर ली थी। उसे अपनी आंखों के सामने पाकिस्तान के 10 करोड़ मासूम और बेगुनाह शहरी साधुओं में लिपटते नजर आ रहे थे। उसे अपने चेहरे को नॉर्मल रखने की बेहद कोशिश की, लेकिन तकलीफ की शिद्दत इस कदर ज़्यादा थी कि उसकी कोशिश हर लम्हा नाकाम होती जा रही थी और उसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से बिगड़ता चला जा रहा था। इमरान तेजी से औलक मौत की तरफ बढ़ा चला जा रहा था, लेकिन उसके साथी फर्श पर बेबस और मजबूर भरे हुए थे। महज लाशों की तरह वो सिर्फ इमरान को मरता देख सकते थे, लेकिन उसकी कोई मदद ना कर सकते थे। बोलो, अब भी वक्त है, बता दो कि तुम कौन हो। अचानक यवानुफ ने हैंडल घुमाने वालों को हाथ के इशारे से रोकते हुए कहा, मेरा तारफी कार्ड छपने गया हुआ, छप कर आ जाए तो तुम्हें पेश कर दूंगा। इमरान ने आंखें खोलते हुए भिंचे भिंचे लहजे में कहा। उसकी आंखें खूने कबूतर की तरह सुर्ख हो गई थी, लेकिन ये खौफनाक और बेपनाह तकलीफ भी उसे ज़ेर ना कर सकी थी। ओ तुम पागल हो अहमक को, जो ऐसी हालत में भी मजाक कर रहे हो, यवानुफ ने चीखते हुए लहजे में कहा, लेकिन उसके लहजे में हैरत का अंतर भी शामिल था, जैसे उसे यकीन न आ रहा हो कि कोई इंसान इतना मजबूत आसाब का मालिक भी हो सकता है। अब तुमने अपना तारुफ खुद ही करा दिया, तो मैं क्या कह सकता हूँ। इमरान के लबों पर ने मुस्कुराहट पैदा करने की कोशिश की, लेकिन शदीद तरीन तकलीफ की वजह से उनके पर मुस्कुराहट का तासुर पैदा ना हो सका। बहुत सी ये शख्स हैरत अंगेज कुव्वत इरादी का मालिक है, वरना ऐसी हालत में बड़े बड़े जफादरियों की चीखें निकल जाती हैं। इसके बावजूद कि इसकी रग रग टूटने के करीब है, मगर ये शख्स ना कराहा है और ना चीखा है, और साथ ही उसकी ज़हनी हालत बिल्कुल दुरुस्त और फिर खूबसूरत मजाक कर रहा है। मैं तो तस्वुर भी नहीं कर सकता कि ऐसे इंसान भी दुनिया में हो सकते हैं। 11:30 ने बड़े अकीदत बड़े लहजे में यवानुफ से मुखातिब होते हुए कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है, मुझे भी इसकी मौत पर अफसोस होगा, लेकिन बहरहाल उसे मरना तो ये अपनी असलियत बताए या ना बताए। यवानुफ ने सर्द लहजे में कहा, और सोच सकते हैं इसके साथी इतने मजबूत असाब के मालिक ना हो, क्यों ना उन्हें आजमाया जाए। 11:30 ने ख्याल के तहत पूछा, हाँ अब मुझे यकीन आ गया है कि ये शख्स मर तो सकता है, लेकिन असल बात नहीं उगल सकता, और ऐसा आदमी तो शायद सदियों में एक पैदा होता है। इसके साथियों को आजमाया जाए। यवानुफ ने कहा, इसे खोल कर सतून से बांध दो और उसके तमाम साथियों को इकट्ठा ही चक्कर के साथ बांध दो, कोई तो कुछ बताएगा। 11:30 ने अपने आदमियों से मुखातिब होकर हुक्म देते हुए कहा, मगर 11:30 कहीं ये कोई चक्कर ना चला दे। यवानुफ ने घबराए हुए लहजे में कहा, ऐसी कोई बात नहीं जनाब, जिस हालत में ये रहा है उसे नॉर्मल होने के लिए कम से कम एक हफ्ता चाहिए, अभी तो ये हरकत भी ना कर सकेगा, आखिर इंसान है। 11:30 ने जवाब देते हुए कहा, उसे शायद इमरान की बेपनाह बहादुरी की बिना पर उससे लाशोरी तौर पर हमदर्दी पैदा हो गई थी और वो उसे तकलीफ से बहरहाल बचाना चाहता था। ठीक है, मगर ख्याल रखना, यवानुफ ने कहा, आप बेफिक्र रहें। 11:30 ने जवाब दिया और फिर उस हुक्म की तामील के लिए इशारा किया। दूसरे लम्हे उसके आदमियों ने हैंडल को उल्टा चलाना शुरू कर दिया और इमरान का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी पोजीशन में आता चला गया। इमरान की हालत से ना चाहते हुए भी इत्मीनान की एक तवील सांस निकल गई। चक्करों को अपनी असल पोजीशन में लाने के बाद इमरान के हाथ और पैर खोल दिए गए और इमरान को उठाकर एक सतून के साथ बांध दिया गया और उसके दोनों हाथ सतून के पीछे करके बांध दिए गए। इमरान का जिस्म होले होले लरज़ रहा था, मगर इमरान के चेहरे पर ऐसा सुकून था जैसे उसे ज़रा बराबर भी तकलीफ ना हुई हो। उसके बाद बैग में से मज़ीद सिरिंजें निकाल कर इमरान के बाकी साथियों को इंजेक्शन लगाया गया और उन्हें इस चक्कर से
इस तरह बांध दिया गया जिस तरह इमरान को बांधा गया था। चक्कर चौराहे में इतना बड़ा था कि 5 अफराद वक्त इस पर आसानी से बांध दिए गए। ठीक है, अब चक्कर चलाओ, एवानोफ ने कहा। ये बेचारे क्या चक्कर चलाएंगे, ये तो दुनिया ही चक्कर है। अचानक इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम खामोश रहो वरना गोली मार दूंगा। एवानोफ ने गुस्से से डांटते हुए कहा और इमरान मुस्कुराकर खामोश हो गया। हैंडल घूमते रहे और इमरान के साथियों के जिस्म चक्कर पर खींचते चले गए। एवानोफ और 1130 दोनों की नज़र चक्कर पर बंधे हुए इमरान के साथियों पर जमी हुई थी, जिनके चेहरे आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ की शिद्दत से बिगड़ते चले जा रहे थे। और फिर सबसे पहले नुमानी चीख पड़ा। वो यूं चीख रहा था जैसे उसे ज़िबा किया जा रहा हो। नुमानी से एक लम्हे बाद जवान चीखा, फिर तो चीखने की जैसे बारी लगे। तनवीर को अपने शकील अभी तक अपने आप को कंट्रोल किए हुए थे, लेकिन फिर एक लम्हा ऐसा है कि अचानक तनवीर के मुंह से गालियों का सैलाब उबल पड़ा। वो अपनी फितरत के मुताबिक चीखने की बजाय बुरी तरह गालियाँ निकाल रहा था। अलबत्ता कैप्टन शकील खामोश था और उसका चेहरा बदस्तूर मार था, आंखें बंद थी और ज़बान खामोश थी। और कमरा बाकी लोगों की करबनाक चीखों तनवीर की गालियों से गूंज रहा था। बताओ उस आदमी की और अपनी असलियत बताओ। एवानोफ ने हाथ के इशारे से हैंडल घुमाने वालों को रोकते हुए कहा, मगर सिवाय चीखों गालियों के और उसे कोई जवाब न मिला। तकलीफ की शिद्दत से वो चीख जरूर रहे थे, लेकिन असल बात बहरहाल अपनी जगह थी। वो मर तो सकते थे लेकिन ज़ेर नहीं हो सकते। चलाओ हैंडल, तोड़ दो उनके जिस्मों की रगें। अचानक एवानोफ ने चीखते हुए कहा, मगर इसीलिए मैं सतून से बंधा हुआ इमरान बिजली की से तेज़ी से अपनी जगह से उछला और एवानोफ और 1130 को यूं महसूस हुआ जैसे बिजली चमकी। और दूसरे लम्हे एवानोफ इमरान के बाजुओं के हल्के में था। इमरान ने अपने सामने करते हुए इंतहाई फुर्ती से साथ खड़े हुए 1130 को टांग से रब लगाई और 1130 उछल कर मुंह के बल जमीन पर गिरा और इमरान एवानोफ को घसीटता हुआ दीवार के साथ जा लगा। खबरदार, अगर किसी ने हरकत की तो मैं इसकी गर्दन एक लम्हे में तोड़ दूंगा, इमरान ने चीखते हुए कहा। उसके साथ ही उसने एवानोफ की गर्दन के गिर्द लिपटे हुए बाजू को जोर से झटका दिया और एवानोफ के अलग से बेकार चीख निकल गई। 2 मशीन गन बरादर जो हैरत से बड़े खड़े थे अचानक चौंक कर हरकत में आए और उन्होंने इमरान की तरफ मशीन गनों का रुख कर दिया। वो चूँकि दोनों इमरान की साइड में खड़े थे, इसलिए वो इमरान के पहलू में फायरिंग कर सकते थे, मगर इसी लम्हे इमरान ने रुख मोड़ा और एवानोफ को उनकी मशीन गनों के सामने कर दिया। लेकिन इसी लम्हे 1130 जो तरफ खाकर नीचे गिरा था, किसी गेंद की तरह उछलकर खड़ा हो गया और फिर पलक झपकने में उसने अपनी जेब से रिवाल्वर निकाल लिया। अब इमरान बुरी तरह फंस गया था। अगर वो अपने आप को मशीन गनों से बचाना तो 1130 उसके पहलू में फायर कर देता। अगर वो 1130 से अपने आप को बचाने की कोशिश करता तो फिर मशीन गनों की जद में आ जाता। लेकिन इससे पहले कि 1130 फायर करते, इमरान ने पूरी कुव्वत से जोरदार झटका देकर एवानोफ को 1130 पर उछाल दिया और खुद वो बिजली की सी तेज़ी से मशीन गन बरादरों से जा टकराया और उसका नतीजा ये हुआ था 1130 और एवानोफ एक दूसरे से टकरा कर नीचे जा गिरा। 1130 नीचे और एवानोफ उसके ऊपर गिरा और दूसरे लम्हे इमरान ने उन दोनों मशीन गन बरादरों को उछाल कर दीवार से दे मारा। इसी लम्हे इमरान ने एक मशीन गन पर कब्जा करने के लिए छलांग लगाई जो मशीन गन बरादरों के हाथों से निकल कर दूर जा गिरी थी। मगर इस सारी कार्रवाई में इमरान उन 2 आदमियों को भूल गया था जो हैंडलों के साथ खड़े हुए थे। उनकी मशीन गनें उन दोनों के पास ही भरी हुई थी और फिर इससे पहले कि इमरान मशीन गन उठा कर सीधा होता, उन दोनों ने बिजली की तेज़ी से मशीन गनें संभाली और दूसरे लम्हे कमरा तेज़ और मुसलसल फायरिंग की आवाज़ से गूंज उठा और फायरिंग की आवाज़ों के साथ इंसानी चीखें भी शामिल हो गई। इमरान और उसके साथियों के बाहर ले जाने के चंद दिन बाद तक सफदर आबदोस के कंट्रोल रूम में बड़ी मशीन के पीछे छुपा रहा। उसने इमरान और अपने दूसरे साथियों को ज़मीन पर गिरते हुए देखा था और उसने उन्हें बेबसी और लाचारी की हालत में कंधों पर लुदे हुए भी देखा था, लेकिन वो ऐसी हालत में महफूज रहा था। इसकी वजह जाहिर है उसके चेहरे पर गैस मास्क चढ़ा हुआ था, इससे वो इस मफलूज कर देने वाली गैस और तेज़ और जोर असर गैस के असरात से बिल्कुल महफूज रहा था। जब उसे यकीन हो गया कि इमरान और उसके दूसरे साथियों को ले जाने वाले जा चुके हैं तो वो मशीन के पीछे से निकला और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर वाले हिस्से में पहुंच गया। आबदोस का बैरून ढक्कन बदस्तूर खुला हुआ था। इससे चंद ही लम्हों बाद वो आबदोस से बाहर निकल आने में कामयाब हो गया। आबदोस एक बहुत बड़े कमरे के फर्श पर मौजूद थी और कमरा खाली पड़ा हुआ था। सफदर ने इधर उधर देखा और फिर उसने चेहरे से गैस मास्क को उतार कर उसे वापस आबदोस के ढक्कन के अंदर फेंक दिया, क्योंकि ऐसी हालत में तो वो बाहर निकलते ही पहचान लिया जाता। उसने गोताखोरी का लिबास भी उतार कर अंदर फेंक दिया और वो फिर बिल्ली के से कदमों से चलता हुआ कमरे के अकलौते दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। दरवाज़ा बंद था। उसने उसके कीहोल से आंख लगा दी और दूसरे लम्हे वो चौंक पड़ा, क्योंकि दरवाजे के दूसरी तरफ एक मुसल्लम मुहाफिज मौजूद था जिसके जिस्म पर मखसूस वर्दी थी और कंधे से मशीन गन भी लटकी हुई थी। वो बिल्कुल दरवाजे के सामने
उसकी तरफ पुश किए खड़ा था। सफदर चंद लम्हे सोचता रहा और फिर उसने आहिस्ता से दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। जैसे उसने हैंडल को दबाया, दरवाजे के पट खुलने लगे और उसके जिस्म में मुसरत की लहर दौड़ गई। दरवाज़ा अंदर से लॉक न था। सफदर ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और दूसरे लम्हे उसने उछलकर मुहाफिज की गर्दन में हाथ डाला और उसे उठाकर अंदर कमरे में पटक दिया और उसके साथ ही उसने दरवाज़ा भी बंद कर दिया और मुहाफिज पर भी छलांग लगा दी, जो फर्श पर गिरकर उठने की कोशिश में मसरूफ़ था। मुहाफिज ने भी तेज़ी से रुख बदलकर अपने आप को सफदर की झपट से बचाना चाहा, मगर सफदर ऐसे दावपेच से वाकिफ़ था, इसलिए उसने उससे भी ज़्यादा तेज़ी से अपना रुख बदला और किसी उकाब की तरह मुहाफिज से टकराया और मुहाफिज एक बार फिर उछल कर पीछे खड़ी आबदों से जा टकराया। उसके कंधे पर लटकी हुई मशीन गन पहली बार गिरते ही गिर चुकी थी, इसलिए सफदर मुहाफिज को उछालने के बाद बिजली किसी तेज़ी से मशीन गन पर झपटा और मुहाफिज को संभलने से पहले वो मशीन गन पर कब्जा कर चुका था। फिर इससे पहले कि मुहाफिज सीधा खड़ा होता, सफदर ने मशीन गन को नाल से पकड़कर लट की तरह घुमाया और उसका दस्ता पूरी कुव्वत से मुहाफिज की खोपड़ी से टकराया और वह चिकता हुआ फर्श पर तीसरी बार जा गिरा। ओके जी, तो आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं कल इंशाल्लाह इसकी नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।